हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडियाज नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई कॉन्टा पर स्वागत है बच्चों सभी लोगों का। इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो आपका चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेके 90 और दूसरा उसे में जो आपके यूनिट में डाल दिया है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। आप शुरुआत के 3 चैप्टर्स को एक यूनिट में है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, तो उसी के एमसीक्यू का हम एनालिसिस करने वाले हैं बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं ये चैप्टर। तो ठीक है, तो इन्हीं के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको उसके लिए प्रिपेयर होना काफी जरूरी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अगर पूछ ले कि इन हाउ मेनी सेक्टर्स इज द ऑक्यूपेशनल सेक्टर ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड। इन हाउ मेनी सेक्टर्स, कितने सेक्टर्स में डिवाइड है। आपके जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस होते हैं, आपको पता है, तो वो कितने सेक्टर में आपके डिवाइड है। तो एक सेक्टर में, दो सेक्टर में, तीन या चार, 1 2 3 या 4, तो आप पढ़ते आए होंगे शुरू से कि सर देयर आर ओनली 3 सेक्टर्स, एक जिसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, टर्सरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर वगैरह आपके आ जाते हैं। तो इन हाउ मेनी सेक्टर्स डिवाइडेड इन 3 सेक्टर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने सेक्टर्स में आपके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी सेक्टर, 3 सेक्टर, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, बस आपको जानना है ताकि आगे रिवीजन कर सकें, तो आपको पता रहे, आपके पीडीएफ वगैरह आपके पास रहे। तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द सर्विस सेक्टर। देखिए अभी इसके पहले बात हुई है, वही यहाँ पे आपसे सामने क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द सर्विस सेक्टर। तो क्या बोलते हैं उसको, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, एग्रीकल्चर। टर्सरी सेक्टर में क्या था, तीसरे लेवल का, यानी सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्सरी। टर्सरी सेक्टर क्या है आपका, सर्विस सेक्टर, कम्युनिकेशन वगैरह सारा चीज से, बैंकिंग सारी चीजें आपकी क्या आ जाती हैं टर्सरी सेक्टर में। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है आपका, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसे था, नेचर कैसे था। तो अब ये सी बात, इसकी चर्चा हम लोग अपने चैप्टर का जब पढ़ रहे थे अच्छे तरीके से, उसमें सारी बातों को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी इकोनॉमी का क्या लेवल था उस समय, कि पूरी तरीके से हम वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रहे थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आप देख ही चुके हैं क्या लेवल था, हर चीज़ में बैकवर्डनेस थी हमारी, चाहे लिटरेसी हुआ, चाहे पॉवर्टी, हर चीज़ में हम काफ़ी, एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी डाउन थे, हर चीज़ में हमारा काफ़ी लेवल डाउन था। तो एक हम तो पूछा जा रहा है, तो क्या नेचर था, क्या हम स्टैग्नेंट थे या स्थिर थे, मतलब उठना बढ़ना, मतलब आगे बढ़ना, हमारा ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रहा था, कि बैकवर्ड थे या अंडर डेवलप थे या सारे थे। तो देखा जाए तो सारी चीजें हमारे, हम कहीं न कहीं फेस कर रहे थे। एक हमारी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्डनेस आल्सो था, हर एक चीज में हम काफी पीछे थे। क्या थे, डिपेंडेंट थे हम दूसरों पे, दूसरे देशों से कितना इंपोर्ट करके सारी चीजों का खाना पीना हुआ करता था। बैकवर्डनेस, अंडर डेवलप्ड आल्सो। ठीक है, अब तो हम धीरे धीरे देखिए डेवलपिंग के किसमें आ गए हैं, कैटेगरी में आ गए हैं। तो सारी चीजें से जो नेचर था हमारा, वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो व्हाट वाज द नेचर, ऑल ऑफ दीज, स्टैग्नेंट, बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या थी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो 44, 50 या 60 साल है, सारे सारे तो होगा नहीं, तो अब ये सी बात है। तो अब तो जैसे देखो मोर देन 60 ईयर्स हो गया है, तो उस समय कितना था, ओनली 44 ईयर्स था हमारा क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जीने की संभावना जितनी होती है कि इतना साल तक। अब तो मोर देन, अब तो 70 हो गया होगा नया आपके पास जब डेटा वगैरह आएगा, तो लेकिन सोचो कितना कम था, ड्यू टू हेल्थ इशू सारी चीजें काफी कम था। तो कितना था, 44 ईयर्स। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लें, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि आपका चैप्टर उसी से रिलेटेड है, तो सब उसी समय की बातें आपसे की जा रही हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हुए, तो कितना था हमारा ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम। तो आप क्या बताओगे,
0.9%, 0.5, 1.2 या 3%? तो ध्यान में रखिएगा 0.5% था हमारा क्या, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगर आप बताएंगे 0.5%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर आपका कौन सा सेक्टर होता है? पहला सेक्टर होता है। तो उसे हम पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज जो है प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होता है। तो अब ये सी बात, प्राइमरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर तो आएगा नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर तो आएगा नहीं, आएगा क्या आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, जो पहला लेवल होता है। ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंक्लूडेड? ठीक है ना, यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी किस सेक्टर में आता है, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी या ऑल ऑफ दीज? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस में आएगा, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी में ही क्या होता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेयर वॉज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी स्टैब्लिश? अपने देश में पहली आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेयर वॉज, तो ध्यान में रखिएगा कहां पे, जमशेदपुर में हुई थी, ना कि कोलकाता, पटना या रांची में हुई थी। कहां पे हुई थी, जमशेदपुर। इन विच ईयर, 1907 में हुआ था। ठीक है, जमशेदजी टाटा वगैरह का नाम सुने होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। व्हाट इज द टैक्स और ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स कॉल्ड? क्या कहलाता है जब हम इंपोर्ट पे टैक्स या ड्यूटी लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको टैरिफ बोलते हैं, कोटा या एक्सपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं? क्या बोलते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, उसको बोला जाता है बच्चों, टैरिफ बोला जाता है जब हम टैक्स या ड्यूटी लगाते हैं इंपोर्ट्स वगैरह पे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following type of economy are the source owned privately and the main objective behind economic activity is profit making? यानी उस टाइप के इकोनॉमी को क्या कहते हैं जहां पे सारे रिसोर्सेस ओन्ड बाय प्राइवेट इंटरप्राइजेज या प्राइवेटली या इंडिविजुअली के हाथ में होता है, और उस इकोनॉमी का मेन मोटिव जो होता है क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग होता है। ठीक है ना, उसका ज्यादा से ज्यादा मोटिव क्या होगा, लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना, और सारे रिसोर्सेस को इंडिविजुअली ओन्ड करना। तो उस इकोनॉमी को क्या कहेंगे, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड या ग्लोबल? उस इकोनॉमी को कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे। ठीक है ना, जो सारे अपने प्रोडक्शन, सारे अपने रिसोर्सेस को यूज करेगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड। बात क्लियर हुई? चलो, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट मेकिंग होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने है। व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेट अप एज एन एडजंक्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन? कब सेटअप हुआ? सिंपल से आपसे पूछा जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब सेटअप किया, इन विच ईयर, कब किया गया? तो ध्यान में रखिएगा 1952 को किया गया था आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 1950 में आपका अदर इंस्टीट्यूट प्लानिंग कमीशन वगैरह ये सब हुए थे उस समय। तो रही सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, 1952 में हमारा एनडीसी सेटअप हुआ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूटेड हाउ मच % टू द जीडीपी इन 1991? यानी 1991 के समय एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना योगदान था, कितना कंट्रीब्यूशन रहा करता था इन द जीडीपी? तो क्या बताएंगे आप, 24%, 34, 40 या 59? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34.9% कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का। अब तो ज्यादा से ज्यादा सर्विस सेक्टर का होने लगा है। ठीक है, तो उस समय सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज हैव बीन रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956? आपको पढ़ाया था मैंने। तो उसमें कितनी
इंडस्ट्रीज को रिजर्व रखा गया था? 17, 21, 15 या 2? हाउ मेनी इंडस्ट्रीज? तो आपको याद होगा, हाउ मेनी? 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ओके, बात क्लियर हो गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्ट द इकोनॉमिक रिफॉर्म या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको आप कहते हो, किस ईयर हम लोग ने अडॉप्ट किया था? याद होना चाहिए आपको, इन द ईयर 1991। क्या ऑप्शन में है? हाँ सर है, ऑप्शन नंबर ए 1991 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 1991 में अडॉप्ट किया गया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म। बात क्लियर हो गई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं उसी के साथ अगला क्वेश्चन। व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया? क्यों जरूरत थी, क्यों आवश्यकता पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म की? तीन चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए हैं। तो क्या ड्यू टू द फिजिकल डेफिसिट? यस, फिजिकल डेफिसिट से हम गुजर ही रहे थे, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो था, इंपोर्ट हमारा बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, एक्सपोर्ट उस मुकाबले कम हो रहा था। ये भी हमें जरूरत थी नई इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना। एडवर्स बीओपी भी हमारा चल रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा एडवर्स चल रहा था। राइज इन द प्राइस ऑल्सो वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, सारी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे थे, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा था, तो इसलिए सारी चीजें हम फेस कर रहे थे। दैट्स वाई ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, यानी जो हमें रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ी, नीड पड़ी, इन सब वजहों की वजह के कारणों से पड़ी। ठीक है, बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड द गल्फ क्राइसिस टेकन प्लेस? यानी गल्फ क्राइसिस जो हुई उस समय, गल्फ कंट्रीज में जो प्रॉब्लम चल रही थी, किस समय हुआ? 85 में, 1991, 95 या 75? तो याद रखिएगा उस समय कौन सा था बच्चों? 1990 से 91 के बीच में गल्फ कंट्रीज में क्राइसिस हुई थी। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, सारी चीजें पढ़ा चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा समय हमें नहीं लेना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हमें देख लेना है। तो व्हाट वाज द मेन फीचर्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? क्या क्या था? लिबरलाइजेशन था, हाँ बिल्कुल था, क्योंकि हम जो उस समय इतना रिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, उन सब चीजों को, लाइसेंसिंग वगैरह सिस्टम जो इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा आपको नए नए चीजों को फॉलो करना पड़ता था, तब आपको लाइसेंस मिलता, तो उसमें हम काफी क्या हो गए? लिबरल हो गए। कुछ कंपनियों को छोड़ के हमने सबको क्या करना शुरू कर दिया? प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, ग्लोबलाइज्ड हो गए हम लोग। तो देयर वर थ्री मेन, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों चीजों को हमने एक्सेप्ट किया और पूरी दुनिया के लिए हमने अपने दरवाजे खोल दिए। तो ऑल ऑफ द above इज द मेन फीचर्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? क्या है इन्वेस्टमेंट लिमिट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की? 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख या 75 करोड़? तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा? 1 करोड़ है। क्या है? 1 करोड़ है इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When was VAT, value added tax? तो VAT इंट्रोड्यूस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इन विच ईयर? 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? किस वर्ष हुआ? 2005 में हुआ। ठीक, फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। When was WTO established? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके सामने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड का सबसे बड़ा आपका समझ सकते हैं मंच है, जहां पे सब लोग पूरी दुनिया के कंट्रीज, जो ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज हैं इसकी, सब आते हैं, मिलते हैं और उसके लिए क्या क्या आगे करना है यहाँ पे डिसाइड होता है। तो WTO है, तो ये कब स्टेब्लिश हुआ है? क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। तो कब हुआ बच्चों? ध्यान में रखिएगा, इन विच ईयर? 1995 में स्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1995 में स्टेब्लिश हुआ था WTO। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर।
बाकी और बैक टू बैक अदर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जीके, करंट अफेयर्स सारे आपके एमसीक्यू लेके आने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना? तब तक इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।